हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट। तो इसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ इसका थोड़ा पार्ट बचा था और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के भी करेंगे और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि इससे क्या-क्या चीजें इस चैप्टर में होती हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये होता है कि कभी बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन हर तरीके के आ जाते हैं और जो क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने से होकर के नहीं निकले रहते, फिर उसको कंपटीशन में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक आध बार हम पढ़े हैं तो थोड़ा कुछ ध्यान आता है और उसके बेसिस पे हम बातों को, अपने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो थ्योरी क्लासेस होती हैं यानी कि जिसमें हम आपको बताते हैं, तो जो हमने लिखा हुआ है उसको भी आपको ध्यान रखना है और जो हम आपको वर्बली यानी कि मुंह से बता रहे होते हैं उसको भी आपको सुनना होता है, ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जो कही गई बातें होती हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बन करके आ जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या-क्या है, मैटर एंड इट्स स्टेट का ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको पहले हम लोग समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर तो देखिए सबसे पहला क्या है, आसवन। आसवन एक तरीके की विधि होती है। ठीक है, यहाँ पर आप आसवन विधि लिख लीजिएगा कि आसवन क्या होता है। तो आसवन में देखिए जो हमारा द्रव होता है उसको वाष्प में बदलना। ठीक है, अगर कोई भी चीज द्रव है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है और उस वो किस में बदल जाती है, गैसियस फॉर्म में। जैसे कि आपका पानी है, पानी को हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो किस में बदल जाएगा, स्टीम में यानी कि भाप में बदल जाएगा। तो भाप में बदल गया, अगर हम भाप को ठंडा करते हैं वापस, अगर भाप को हम कहीं पर ऐसा नहीं कि स्टीम को हम गर्म किए और स्टीम जैसे जा रही थी इधर हमने कैप्चर कर लिया किसी चीज से, है ना, उसको बाहर नहीं जाने दिया, किसी चीज से कैप्चर कर लिया, ठीक है, इकट्ठा कर लिया और उसको ठंडा कर दिया। ठीक है, तो जब उसको हम ठंडा करेंगे तो वो वापस जो है द्रव में यानी कि लिक्विड यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। ठीक है, आसवन। आसवन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पानी है, जैसा कि हमने आपको समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में बताया था थोड़ा सा, उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे पानी है उसमें मान लीजिए कि बालू मिक्स हो गई। ठीक है, साफ पानी था लेकिन बालू मिक्स हो गई, थोड़ा थोड़ा इसमें गंदगी आ गई है, उसको हमको साफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम उसको एक बर्तन में डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, पहले तो कोशिश करेंगे हम उसको एक छन्नी से छाने, छन्नी से छान करके भी कुछ अलग होगा लेकिन पूरा अलग नहीं होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे और गरम करेंगे तो वो ऊपर भाप के जैसे उड़ेगा और उस भाप को हम एक किसी दूसरे बर्तन से ऊपर कैप्चर कर लेंगे, मतलब कि पकड़ेंगे और वो जो वहां पर इकट्ठा होगा, ठंडा होगा, तो वो पानी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको दूसरे बर्तन में रोक लेंगे, यानी कि उसको बूंद बूंद करके गिरेगा तो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो पानी आपका है जो गंदा था वो ऊपर गया, आपका जब गर्म हो रहा था तो पानी ही गर्म होगा। ठीक है, पहले तो पानी ही वाष्प बनेगा, जो आपका छोटे-छोटे कण हैं बालू के वो सब तो होंगे नहीं, तो वो वहीं रह जाएँगे, आपका पानी ऊपर जाएगा और पानी ही भाप में बदलेगा और वही बाद में फिर से पानी में बदल जाएगा, तो आपकी बालू अलग हो जाएगी, पानी आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन विधियों का उपयोग करके कई जगहों पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो हमने आपको छोटा-सा एक बताया पानी को लेकर के। इंडस्ट्री वगैरह में इनका बहुत तरीके का इस्तेमाल होता है, ठीक है? बड़े-बड़े कोई काम होते हैं तो उनमें इन विधियों का इस्तेमाल करके काम किया जाता है, ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो क्या होता है इसमें, द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प से फिर से द्रव में बदल लेना, इसको हम लोग आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं, ठीक? चलिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या प्रक्रिया होती है भाई? ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे वाष्प में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड तो सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन जैसे देखिए ये माचिस का डिब्बा, ये दिखाना थोड़ा सा यूट्यूब में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस होती है ना कि जो माचिस है या कोई भी चीज इस तरीके की नहीं दिखाई जा सकती है ना वीडियोज में। तो देखिए हमारे पास में ये बस्ता है मार्कर और मार्कर की स्याही का डब्बा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये है और इसको अगर आप गर्म करेंगे, मान लीजिए कि ये पतीला है और यहाँ से आप गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो क्या होगा, पहले ये पतीला हीट होगा, फिर ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा और यहाँ से ये किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का। ठीक है, मान लीजिए खाली डिब्बा है, तो ये सबसे पहले क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले जब ये गर्म पड़ेगा तो ये पिघलना शुरू करेगा, क्योंकि प्लास्टिक का है तो पिघल करके पहले इस पूरे पतीले पे से प्लास्टिक का फैल जाएगा। ठीक है, हो सकता है बहने भी लगे बाहर, अगर ये टेढ़ा ओढ़ा है तो, ठीक है, तो फैलेगा। उसके बाद वो धीरे 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 पक पक करके एकदम कुछ अमाउंट में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और कुछ अमाउंट में उसी में राख बन जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज हो जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए, मतलब कि वो पिघलना उसको है ही नहीं, बस सीधे वो किस में बदल जाए, जैसे कि हमने रखा और उसको हमने थोड़ा सा हीट दिया और वो किस में बदल गया, सीधे गैस, एकदम गायब जैसा, है ना। तो ऐसा आपने कोई चीज देखी है जो सीधे सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती हो? ठीक है, तो हम आपको एक रेगुलर यूज की चीज बताते हैं जो ऐसा काम करती है, जिसको ऊर्ध्वपातन क्रिया में हम लोग समझ सकते हैं। तो वो होता है आपका कपूर। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं विथ सेफली। सेफली इसको ट्राई कीजिएगा, आपको कहीं भी हाथ नहीं लगाना आग वगैरह में। आपको क्या करना है, कपूर छोटा सा लेना है, उसको आप जब जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कभी पिघलेगा नहीं। ठीक है, आप उसको बहुत ध्यान से उसको आप रिकॉर्डिंग करके, मतलब फोन से एक रिकॉर्डिंग करके आप रख सकते हैं और उसको बाद में कई बार जूम करके देख सकते हैं, वो कभी पिघलेगा नहीं। वो सीधे क्या होगा, उसमें आप आग लगाएंगे, पहले तो आग उसमें ऐसे दिखेगी थोड़ा हल्की हल्की, कभी कभी उसमें कभी कभी आग दिखती भी नहीं है और जलती रहती है। तो उसमें जब आप आग लगाएंगे तो सीधे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे आपका वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उसका धुआं निकलता रहेगा उसी में से कपूर होता हुआ चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप कोई बर्तन या कोई भी प्लेट लगाते हैं तो वो जाकर के उधर पूरा चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ठोस को हम वाष्प में बदल सकते हैं, और जो वाष्प उड़ करके जा रहा था, यानी कि कपूर जो उड़ करके वाष्प में बदल करके जा रहा था, अगर उसमें हम पतीला लगा दे, उसको ठंडा कर दे, तो फिर से वहीं पर सीधे कपूर यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पर लिक्विड मिलेगा, वहां पर भी हमको ठोस में ही मिलेगा, यानी कि वाष्प से ठोस, और मतलब ठोस से वाष्प में और वाष्प से फिर सीधे ठोस में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर ठोस से वाष्प में भी बदल रहा है तो उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ठोस से वाष्प में बदले, वाष्प से ठोस बदले तभी कहेंगे। अगर ठोस से वाष्प हो रहा है तब भी ऊर्ध्वपातन हम उसको कहते हैं। क्लियर है? अब आपको ये दो बातें याद रखनी चाहिए, मतलब समझ में आ गई होंगी कि आसवन किसको कहेंगे और ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, लिख लीजिए, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेकर के आते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दो टॉपिक्स और है हमारे पास में, क्या है, एक है अपर रूपी पदार्थ और एक है समा समावयवी पदार्थ। ठीक है, समावयवी पदार्थ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोनों पदार्थ भाई? ये सब वर्ड क्या है ना, बहुत टाइम से हो गए बोले हुए। ठीक है, जब इंट्रेंस पढ़ाते हैं तभी बोलते हैं, तो साल साल भर बीत जाता है। तो इंग्लिश हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम लोग अपने काम में, ऑफिस वगैरह में भी जब काम कर रहे होते हैं तो ज्यादातर इंग्लिश में ही सारी नोट्स, सारी बुक्स, सारे काम होते हैं। ठीक है, और कॉलेज वगैरह में भी इंग्लिश में ही पढ़ते थे ज्यादातर, है ना। तो ये आपके लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी तो चीजें चाहिए, तो ये आपके लिए हमने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका दो वर्ड्स है, एक है अपर रूपी। एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं, इधर बाहर जो है आज छठ का पूजा है आई थिंक, तो एक सॉन्ग बज रहा है, तो अगर आपके माइक में जा रहा होगा डिस्टरबेंस, अगर आपको हो रही होगी तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जा रही होगी, क्योंकि माइक जो है ये नॉइस को हटा देता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अपर रूपी पदार्थ। तो अपर रूपी पदार्थ क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के, ध्यान से देखिएगा, एक ही तत्व से बने दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, एक तत्व होगा, उससे कैसे वो बनेंगे, दो तत्व बनेंगे या दो से अधिक तत्व, यानी कि कई तत्व उससे बनेंगे। तत्व एक ही होगा लेकिन उससे अलग अलग तरीके के पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे, अलग अलग तरीके के पदार्थ बनेंगे। ठीक है, इनके गुण व संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि जो एक पदार्थ बना, उसी से दूसरा पदार्थ बना, उसी से तीसरा, तो वो क्या होगा, उनकी संरचनाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, और गुण भी उनके भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी से मिट्टी से हम घर भी बनाते हैं, मिट्टी से हम घर भी बनाते हैं, मिट्टी से हम मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, मिट्टी से हम दियाली भी बनाते हैं, मिट्टी से कप भी बनाते हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो मिट्टी से ही कई सारी चीज मिलकर बनी होती है, लेकिन सबका संरचना, सबकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो सेम वैसे ही समझ लीजिए, उसको हम लोग अपर रूपी कहते हैं। अपर रूपी मतलब कि कई ढेर सारे उसके रूप हैं, उसको हम लोग अपर रूपी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अपर रूपी ये हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या करें, लेकिन भौतिक अवस्थाएं समान रहती है।
भौतिक अवस्था समान रहती कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक तत्व जो हमने बनाया वो सॉलिड है तो दूसरा वाला भी सॉलिड, तीसरा वाला, उससे जितने भी उसके अपर रूप बने हुए हैं वो सब उसी फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म। अगर लिक्विड में है तो सब लिक्विड में रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया घर के बारे में, तो मिट्टी से हमने क्या बनाया, मिट्टी किस में थी, सॉलिड में, उससे हमने क्या बनाया, घर, तो किसमें है, वो सॉलिड फॉर्म में ही है। हमने उससे कप बनाया, वो भी सॉलिड में है। हमने उससे दियाली वगैरह बनाई तो वो भी आपके सॉलिड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो वही चीज बात हुई है ना। तो ये अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे कि हमारे पास में एक तत्व है कार्बन, क्या है एक तत्व है कार्बन। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, ठीक है, दो अपर रूप बनते हैं। हमने कहा ना कि दो बनेंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो एक है आपका कार्बन, तो कार्बन का ही अपर रूप है डायमंड। डायमंड आपने देखा है, डायमंड को जब आप देखेंगे तो उसकी संरचना और उसके गुण एकदम अलग होते हैं कार्बन से। कार्बन कैसे दिखता है आपको, काला ब्लैक कलर का। अगर आपने कार्बन नहीं देखा हुआ है तो हम आपको कार्बन दिखाते हैं। कहाँ गया भाई, कार्बन कहाँ गया, चलिए अभी तो नहीं दिख रहा है। वैसे हम आपको कार्बन बहुत जगह दिखा सकते हैं। ये प्लास्टिक आप देख पा रहे हैं, इसमें कार्बन है, ठीक है। आप कोई भी चीज जो देख पा रहे हैं इसमें कार्बन है, ठीक है, हर चीज में लगभग कार्बन है, ठीक है। ये जो स्केच वगैरह इसमें बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, आप धुआं देखते हैं कार्बन होता है पूरा, है ना। तो कार्बन जो आप पेंसिल से लिखते हैं उसका जो निब होता है, ठीक है, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, वो भी तो कार्बन ही का ही बना होता है। तो कार्बन का ही डायमंड बना होता है, कार्बन का ही ग्रेफाइट बना होता है, ठीक है। तो इसके दो अपर रूप है, इनका गुण और संरचना अलग अलग होती है, लेकिन लेकिन भौतिक अवस्था समान रहती है। तो ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। ध्यान रख पाएंगे, कार्बन से हमने ये दो चीज बनाई। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ओ से क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन। तो इसके अपर रूप में आता है आपका ऑक्सीजन खुद, ठीक है। और एक आता है आपका ओजोन। क्या आता है, ओजोन आता है। तो ओजोन आप जानते हैं, ओजोन लेयर, ठीक है, आपके जो यूवी यूवी रेज होती हैं जो सोलर की, उनको रोकता है, उनको छान करके, तब जो हमारे स्किन को हार्म ना करें, ठीक है, बॉडी को खराब ना करें, वो केवल जो प्रकाश होता है धरती पे आता है, ठीक है। ओजोन लेयर बहुत जरूरी है हमारी धरती के लिए। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो हमारी धरती पे विनाश आ सकता है, जीवन का रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन की लेयर और ऑक्सीजन ये सब इसके क्या है, अपर रूप है। तो आपसे कभी पूछेगा कि बताइए कार्बन का अपर रूप है, 4 ऑप्शन उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें मान लीजिए ग्रेफाइट भी लिखा है, तो आपको उसमें टिक कर देना है, समझ पा रहे हैं। तो अपर रूप ये आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तरह तरह टाइम पे, तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट इसका समझिए कि अपर रूप क्या होता है, कि एक ही चीज के कई रूप बने हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर रूप। अगर आप इसको भूलते हैं तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप मिट्टी को याद कीजिए कि मिट्टी से घर बनता है, मिट्टी से घर बनता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बहुत नए बच्चे हो तो वो नहीं समझ पा रहे हैं मिट्टी से कैसे घर बनता है। तो पुराने टाइम पे मिट्टी के घर बनते थे, ठीक है। तो मिट्टी को इकट्ठा कर करके ऐसे मोटी सी दीवार बनाई जाती थी, फिर ऐसा लकड़ी उकड़ी रख करके, खपड़े उपड़े रख करके बनाया जाता था घर, ठीक है। तो मिट्टी का घर होता था। अभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं दिवाली वगैरह पे वो मिट्टी का घर जोड़ जोड़ के बनाते हैं, ठीक। तो वही चीज है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि मिट्टी से कई चीजें बनाई जा सकती है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके के अपर रूपी पदार्थ है। अब इसके एग्जाम्पल में मत लिख दीजिएगा, बस समझाने के लिए बताया हमने, ठीक। चलिए, तो तत्व तो होना चाहिए, जैसे कार्बन हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं समायवीवी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो ये क्या पदार्थ होते हैं भाई, ये क्या पदार्थ होते हैं, तो ऐसे यौगिक ये तत्व नहीं होते, ये अपर रूपी जो पदार्थ होते हैं ये आपके तत्व होते हैं। एक ही तत्व से मिलकर के जो अलग अलग पदार्थ बनते हैं, अलग तरीके से पदार्थ होते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है ये एक तरीके के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिक क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब हम तत्वों को किसी एक अनुपात में, ठीक है, फिक्स्ड अनुपात में मिलाते हैं और उसमें एक रासायनिक संयोग बनता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, ठीक है, उनका जो सूत्र होता है, जो उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उनका जो एटॉमिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, ठीक है। लेकिन अणु की संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि जो आपको उसका फॉर्मूला दिखेगा वो तो सेम दिखेगा। जैसे आप तरह तरह से फॉर्मूला पढ़ते हैं, H2O, NaCl, H2SO4, HCl, ऐसे तरह तरह से आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इनको देखेंगे जो हमारे समायवी पदार्थ होते हैं,
तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो आपको सेम दिखेगा, लेकिन जो दो अलग अलग हमारे पदार्थ होंगे और उनकी संरचना अलग होने के कारण उनका गुण भी अलग अलग होगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है CON2H4, ये अणुसूत्र अमोनिया साइनेट का भी है और यही सूत्र आपका यूरिया का भी है। ठीक है, तो अमोनिया साइनेट और यूरिया जो है आपका क्या हुआ, समायवी पदार्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, समायवी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रख पाएंगे, अणु सूत्र समान होगा और अणु संरचना लेकिन अलग होगी। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्लियर है, चलिए अब ये स्ट्रक्चर वगैरह की बात हम लोग जब भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी ये छोटा सा चैप्टर है, अब इसमें अभी डिटेल में चलेंगे तो फिर और क्वेश्चंस इसके छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो जहां का टॉपिक है वहां पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए कि जो आपका समायवी पदार्थ है वो क्या होता है। क्लियर है, चलिए इसको आप ध्यान रखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो इसको कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, चलिए सर, तो इसको अब हम हटाते हैं। देखिए लिखने में कितना मेहनत लगती है और हटाने में यूं। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा, है ना। तो यही होता है ना, जिंदगी में भी बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन मिटाने में समय नहीं लगता है। ठीक, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। अब आप लोग साथ साथ कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ कीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से, ठीक है, निम्न निम्न में से कौन, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा, मतलब कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है भाई। ऑप्शन है आपका अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लो अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, दूसरा क्या है ऑप्शन भाई, कपूर। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा ऑप्शन हम लगा देते हैं, सब तो लिख दिए हैं तुरंत, हमको अभी एग्जांपल भी बताए थे। ठीक है, लेकिन सब्र कीजिए, यही जल्दबाजी आप लोग कभी मत किया कीजिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में होता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, नेप्थलीन, नेप्थलीन आप लिख लीजिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन लिखिए इनमें से सभी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है भाई। तो ऊर्ध्वपातन कौन कौन कर सकता है, हमने आपको एक नाम तो बता ही दिया है ना, इसके, है ना, एक नाम हमने तो आपको बता दिया है और बाकी के नाम आप अभी हो सकता है अनजान हो। ठीक, तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर, बताइए कौन कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। कपूर लगा दे रहे, सही आंसर होगा। ठीक है, तो कपूर आपका है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो है कपूर कर सकता है, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, तो वो भी जो है ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए उठाया ताकि आपको पता चले कि ऊर्ध्वपातन किसमें किसमें होता है। ठीक है, तो एक आपका होता है अमोनिया क्लोराइड में। ठीक है, इसमें भी आपका ऊर्ध्वपातन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी ये किसमें पूछ ले, एग्जाम्स में फॉर्मूला दे करके पूछ ले। कपूर, कपूर में भी ऑलरेडी हमने बता ही दिया कि होता है। नेप्थलीन, नेप्थलीन में भी होता है और नेप्थलीन का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेप्थलीन का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है और कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, आपको हिंट हम दे दे रहे हैं, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, मतलब आपको कार्बन का इसमें परसेंटेज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो नेप्थलीन का फॉर्मूला जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, HW, इसको ऐसे करके बताइएगा, HW, ठीक है, कॉमा 1 कॉमा, ठीक है, नेप्थलीन का जो भी फॉर्मूला होगा वो। ठीक है, ऐसे करके बताइएगा, यानी कि पहला आपका होमवर्क का आंसर। ठीक, तो इसका आंसर सभी लोग बताइएगा नेप्थलीन का आपको फॉर्मूला, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो आप पढ़ेंगे उसके बारे में,
तो थोड़ा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो नेफ्थलीन में भी ऊर्ध्वपातन हो सकता है। तो ये जो जितने भी आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन सब में आपका जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो सकती है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन इन सब में हो सकता है। और आपको बता दें एक दो, आपका जो आपका आयोडीन होता है I2 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी आपका ऊर्ध्वपातन हो सकता है, ठीक है। आयोडीन किसमें बदल सकता है, ऐसे देखिए, आयोडीन आपका किसमें बदल जाएगा, ये इधर किसमें था, ठोस में, ठीक है। इधर किसमें बदलेगा, वाष्प में। इधर क्या रहेगा, आयोडीन ही रहेगा, ठीक है। इधर भी ये चेंज हो सकता है, तो वाष्प और ठोस में ये कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आयोडीन भी आपका हो सकता है। तो कई नाम हमने बता दिया ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, जो हमने पूछा नेप्थलीन का आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। नेप्थलीन का फॉर्मूला, या तो चलिए हम आपको थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, आप लोग पूरा क्लियर करके बताइएगा। देखिए C होगा और H होगा। अब यहाँ C8 होगा कि C5 होगा, क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, 4 होगा 6 होगा, बस यही आपको बताना है। C और H है, तो यहाँ और यहाँ क्या होगा, वही आपको क्लियर करके पूरा आंसर लिखना है, ठीक। चलिए इतना हमने आपको हिंट बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि तापमान तापमान के तापमान के बढ़ाने तापमान के बढ़ाने से, ठीक है, तापमान के बढ़ाने से पदार्थ के कणों पदार्थ के कणों की गति, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे हमने लिया कोई लोहा या कोई प्लास्टिक या कोई भी चीज, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनके जो पदार्थ के कण है, छोटे छोटे कण है, उनकी गति क्या होगी, बढ़ती है, बढ़ती है। अगला ऑप्शन है घटती है, ठीक है, बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, या फिर अगला ऑप्शन है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ये आपको सोच करके बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तापमान बढ़ाने से पदार्थ, देखिए जब कोई भी, ये आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, ठीक है। क्या है, जब हम किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और कोई भी एनर्जी गेन कर लेते तो भागने लगता है। कोई शांति से बैठा है, आप उसको पैसा दे दीजिए, ठीक है, मतलब उसको एनर्जी दे दीजिए, देखिए फिर वो जब तक खर्चा नहीं कर लेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। तो यही मतलब है, जब हम कहीं पर भी एनर्जी को किसी को दे देंगे तो वो भागने लगता है, उसके अंदर एक इंटरनल पावर आ जाती है, ठीक है, बाहर निकलने की, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड जो है कमजोर करने लगता है, भागने लगता है। तो उसमें क्या होता है, तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो पदार्थ की जो गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पदार्थ की गति भी बढ़ जाएगी। जैसे आप पानी लीजिए और गर्म कीजिए, देखते खोलने लगता है और उसका जो अणु है वो भागने लगते इधर से उधर, है ना। तो क्या होता है, वहां पर जो उसके छोटे छोटे कण है वो, उनकी गति बढ़ जाती है, इसीलिए आपको भागते हुए दिखते हैं, क्लियर है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे बताइएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। आगे क्वेश्चन मतलब ऐसे डैश है, शीतलता, शीतलता क्या होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, और का कारण कारण है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन है, क्या क्या है भाई, संघनन, उसके बाद है क्वथन, उसके बाद है वाष्पीकरण, और एक आपका है गलन, ठीक है।
ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम लोग स्पीड करते हैं काम। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि शीतलता क्या होती है, ठीक है? शीतलता क्या होती है, ठीक? तो जैसे ये क्या है? ये आपकी धरती है, अर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक? तो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के सराउंडिंग में क्या है पूरा? ये आपकी अर्थ है मान लीजिए, ठीक है? ये आपकी अर्थ है और सराउंडिंग में क्या है इसके? एटमॉस्फेयर है पूरा, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है? नदी है, ठीक है? पानी भरा हुआ है और इधर क्या है हमारा? सूरज जी हैं। सूरज जी क्या करते हैं भाई? इधर से गर्मी फेंक देते हैं, ऐसे एकदम चली आती है गर्मी धकाधक, है ना? तो इधर क्या होता है कि ये वाष्प बन के ऐसे उड़ता है, ठीक है? ऐसे वाष्प बन के उड़ता है, इधर बादल उदल बन जाते हैं ना हमारे, ऐसे ही होता है प्रोसेस पूरा। तो शीतलता क्या हो? जैसे कि ये इन्वायरमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट में अगर जितना ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, मॉइस्चर होगा, उसको हम कहेंगे उतना ज्यादा शीतल है, ठीक है? जैसे गर्मी के दिनों में हो सकता है आपने कभी देखा हो कि क्या होता है कि हम सड़कों पर बड़ी-बड़ी मशीनें आती हैं जो ट्रकों में बंधी रहती है पीछे से और फव्वारे से पूरे सड़क पे ऐसा एकदम फव्वारा जैसा फेंकती है पानी, क्यों? ताकि जो हमारे छोटे-छोटे जो हमारे पार्टिकल है वाटर के वो पूरे हवा में फैल जाए ताकि ये ठंडक बनी रहे, है ना? कूलर हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, कूलर में आप पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स जो है पानी के आपके हवा के साथ में आते हैं और आपको ठंडक देते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी शीतलता को बढ़ाते हैं, ठंडक को बढ़ाते हैं, किससे? पानी के कणों से। तो पानी का जो कण है मतलब शीतलता जो है कब बढ़ेगी, ठीक है? तो वही आपको बताना है, ठीक है? वही आपको बताना है। तो शीतलता कैसे बढ़ेगी? देखिए, संघनन प्रोसेस क्या होता है? संघनन हम लोग किसको कहते हैं? संघनन क्या होता है? अच्छा, आपको ये एक चक्र हम आपको बता दे रहे हैं, इससे आप पहले ये समझ जाइए कि संघनन, क्वथन, गलन और ये सारी चीजें क्या होती है ना? तो देखिए एक चक्र हम आपको यहाँ पर छोटा सा नीचे बना दे रहे हैं। कहाँ बना दे? यहाँ पर बना दे, चलिए। यहाँ पर देखिए आपका एक होता है गैस, ठीक है? और एक आपका होता है सॉलिड, इधर से बना देते हैं और एक इधर से होता है लिक्विड, ठीक है? माइक ऑन है ना? चलिए माइक बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये 3 चीजें होती हैं। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जब कन्वर्ट होता है यानी कि गैस से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, 2 प्रोसेस यहाँ से हो सकते हैं, ठीक? तो जब आपका क्या होता है? जब आपका लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग यानी कि इस वाले प्रोसेस को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं ना? इधर से इधर वाष्प में बदल गया, ठीक है? और जब गैस से हमारा किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं, ठीक है? सॉलिड से लिक्विड, आपने किसी चीज को गर्म किया और वो पिघल गया, ठीक है? लिक्विड में बदल गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन, ठीक है? गलन कह सकते हैं, गलन ही कह देंगे इसको, मान लीजिए गलन, ठीक है? और अगर आप लिक्विड से किसी चीज को सॉलिड में बना देते हैं तो उसको हम लोग जमाव कहते हैं। जैसे कि आप पानी को किसमें कर देते हैं? बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जमाव, जम जाता है, ठीक है? और उसके बाद 2 प्रोसेस और बचता है, एक इधर से और एक सेकंड, ठीक है? एक आपका इधर से और एक आपका इधर से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? हमने जैसे बताया कि सॉलिड से आपका सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सही से लिखना पड़ेगा छोटा-छोटा। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है? और अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम आपको ऑफिशियल बता रहे एक तरीके से, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं अधिक्षेपण, ठीक है? अधिक्षेपण। तो इस पूरे टेबल को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ये यहाँ पर हमने लिख दिया अधिक्षेपण, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक? अगर आपको सर्च करना है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि जो हमारे ये होते हैं मतलब मटेरियल्स फेज चेंज डायग्राम करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसी तरीके से डायग्राम मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें होती। तो अब इसमें देखिए संघनन की बात करते हैं। संघनन आपका क्या होता है?
ठीक है। संघनन क्या होता है कि संघनन में जैसे हमने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, तो गैसियस फॉर्म में था और वो कन्वर्ट किस में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब जो हमारा गैस फॉर्म में था, यानी कि जो हमारा मटेरियल फैला हुआ था पहले से ही, पानी मान लीजिए कि फैला हुआ है ना, वो कन्वर्ट होकर के किसमें आ गया, और धरती पे आ गया, पानी ही बन गया, है ना। तो उससे क्या होगा, हवा तो एकदम खाली हो जाएगी, मतलब उसमें तो पार्टिकल रह नहीं जाएंगे हमारे पानी के, तो उससे शीतलता बढ़ेगी क्या, मतलब शीतलता होगी क्या, शीतलता का कारण वो होगा। तो आपका संघनन जो है शीतलता का कारण नहीं होता। संघनन अगर होगा तो शीतलता नहीं होगी, शीतलता घटेगी, शीतलता कम होगी। ठीक है, शीतलता किससे होती है, संघनन से नहीं होती है। संघनन भाई, बादल फैला था और वो बरस दिया, पानी पूरा नीचे आ गया, तो उसमें क्या होगा भाई, मतलब जो हमारे पार्ट थे कण के फैले हुए थे सब नीचे आ गए, दबक गए, तो यहाँ खाली हो गया, तो शीतलता है क्या, नहीं है। तो शीतलता का कारण संघनन नहीं है। क्वथन अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है, इधर गलन से आते हैं। गलन क्या होता है, गलन में होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, और किसमें, आपका सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड था, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई चीज सॉलिड थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने से शीतलता थोड़ी ना आएगी, बाहर आना चाहिए, एटमॉस्फियर में आना चाहिए, हवा के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट के फॉर्म में, तो उससे शीतलता हमारी नहीं बनेगी, तो गलन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आते हैं क्वथन। क्वथन क्या होता है, क्वथन ये होता है कि जैसे जब हम कोई चीज उबलने लगती है, ठीक है, तो उबलना जैसे कि वो पॉइंट होता है जब वो चीज कोई उबलने लगती है, जैसे पानी होता है उसको आप गर्म करते हैं तो नॉर्मली वो गर्म होता है, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वो उबलने लगता है, तो उसको हम क्वथन कहते हैं। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज उबलती है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं उसका, है ना। तो यहाँ पर क्वथन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, वाष्पीकरण क्रिया में क्या होती है, वाष्पीकरण में क्या होता है कि ये वाष्प में बदलता है, जैसे पानी था, पानी वाष्प में बदल रहा है, जब पानी वाष्प में बदल करके जा रहा है तो किसके फॉर्म में जा रहा होगा, छोटे छोटे पार्ट के ही फॉर्म में तो जा रहा होगा, पानी का कण जा रहा होगा ऐसे, है ना, हवा में जा रहा होगा, तो वो क्या होता है, उसके वजह से शीतलता बढ़ती है। तो गर्मियों में शीतलता ज्यादा होती है। आपको जैसा इसमें कभी कभी दिमाग में ऐसा लगता है कि यार गर्मी में कैसे शीतलता ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है, तो धूप से सारे जो पानी के पार्टिकल होते हैं वो निकल निकल करके जाते हैं, तो हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है, शीतलता ज्यादा होती है। वही बात करें ठंडियों में, तो ठंडियों में शीतलता कम होती है, आपकी स्किन वगैरह रफ दिखेगी, सूखी सूखी, है ना, सब चीज सूखा सूखा दिखेगा, सूखा कहते हैं ना, शुष्क मौसम होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा जो ठंडी का मौसम होता है, क्योंकि उसमें धूप उपा नहीं रहती, तो पानी के पार्टिकल निकल करके ऊपर हवा में नहीं जा रहे थे, तो मॉइस्चर कम होने लगता है। ठीक है, तो हर चीज रूखी रूखी, स्किन रूखी रूखी इसीलिए लगती है। ठीक है, तो गर्मियों में आपकी शीतलता ज्यादा होती है और वाष्पीकरण के कारण होती है। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टेबल को भी आप याद रखिएगा, भी ये काम आने वाली, इसको इरेज नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक एक निश्चित ताप पर, निस निश्चित एक निश्चित एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर वाष्प वाष्प का द्रव में, वाष्प का द्रव में एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, ये आप, अच्छा ऑप्शन भी तो लिखना है भाई। संघनन, हिमीकरण, ठीक है, ये जो जमाव लिखी है ना, इसको हिमीकरण भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिमीकरण भी लिखते हैं। और ये जो आप गलन लिखे हैं ना, इसको हम लोग कथन भी लिख सकते हैं, वही बात हुई मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमीकरण, और आपका इसके बाद क्या है, कथन। ठीक है, कथन क्या लिखा है क्वेश्चन में, ताप पर
वाष्प का द्रव में बदलना। अच्छा ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक क्या है भाई, वाष्पण। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन बना करके दिया है तो क्या लिखे फिर, है ना, वाष्पण। ठीक है, वाष्पण मतलब वही वाष्प करने की, वाष्पीकरण की क्रिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में, वाष्प कहाँ है भाई, ये गैस, ये किस में बदल रही है, द्रव में। तो वाष्प द्रव में बदल रही है, ये तो हमारे दिमाग में आ रहा है भाई संघनन होगा, वाष्प थी द्रव में बदल गई, संघनन। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रकार की एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो इन सब का बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं प्रेशर वगैरह का इस पे डिफरेंस आपका पड़ता है। अभी आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी देंगे, तो आप उसको कीजिएगा और थोड़ा सा समझिएगा उसके बारे में। ठीक है, तो निश्चित ताप पर जो है वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। किसकी प्रक्रिया कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर यहीं पर कुछ और लिखा होता कि द्रव का वाष्प में या कुछ और, तो फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप गलन के जगह क्वथन और उसके बाद जमाव के जगह हिमीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं आपके गृह कार्य के रूप में, यानी कि होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, पहले मिलता था ना गृह कार्य, हम लोग पढ़ते थे पहले क्लास 3 में, तो मिलता था गृह कार्य। ठीक है, तो आज हम आपको गृह कार्य देंगे। ठीक है, गृह कार्य, चलिए भाई गृह कार्य सभी लोग करके आइएगा। तो गृह कार्य आपका क्या है, गृह कार्य आपका है कि दाब बढ़ने पर, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, दाब बढ़ने, बढ़ने है कि बढ़ाने, बढ़ने पर बर्फ का, बर्फ का गलनांक, ऑप्शंस क्या क्या है, घटता, घटता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन वाष्प, सॉरी, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है भाई, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही वाला ऑप्शन डाल दिया था क्या, वहां पर अगर दाब लिखा तो ताप आप लिख लीजिएगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा करके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और आपके ये ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। आप कैसे आंसर देंगे, लिखेंगे एच डब्ल्यू कॉमा करके, मतलब डैश करके आप लिखेंगे आपका जो भी ऑप्शन होगा, 3 या 4, जो भी आपका ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर अपना ऑप्शन डालेंगे और कमेंट्स करके अपना चाहे तो कॉमा करके अपना प्यारा सा सुंदर सा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये करके आप बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, हमने इसको खत्म किया, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस कराए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही होते हैं। वैसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ करके इकट्ठा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। अभी तो जो हम लोग आगे डिटेल में मतलब जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस को कैरी ऑन करते हैं, मतलब कैरी करते हैं, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को, बहुत कम क्वेश्चन इस इन चैप्टर से बन पाते हैं, तो उसमें उतना नहीं क्वेश्चन हो पा रहा है। लेकिन अभी कोई चैप्टर आएंगे, ठीक है, एटम आएगा, भाई बहुत सारे चैप्टर्स आपके पढ़े हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी करने होते हैं, तो वो सब चैप्टर आएंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो उसको समझेंगे, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों चलता रहेगा।
आप साथ ही साथ इसको देखते रहिए। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं सेव की है तो तीनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार और आपका आईआईटी एंट्रेंस, ठीक है। इतना तीनों बच्चे जो हैं आप आराम से जुड़े रहिए, पिछला बैच भी पढ़ते रहिए जिसको थोड़ा जल्दी है। आप पिछले बैच से भी चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन इससे भी आप जरूर देखिए, ठीक है। दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नोट्स भी आप जरूर बनाइए, वहां से भी बनाइए, और जो चीजें आपको एक्स्ट्रा इस क्लासेस में लगती है यहाँ से भी बना लीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत, वीडियोस में कोई भी तरीके का चेंजेस चाहिए, कुछ आपकी परेशानी है, कुछ आपको लगता है कि सर ये चीज चेंज हो जानी चाहिए, तो आप अपना फीडबैक, अपनी बातें जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हम उसमें चेंज करके आपके लिए और भी बेहतर क्लासेस ला पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।